हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दिव्या। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे कक्षा 9 की पुस्तक कृतिका भाग 1 का पाठ 2 मेरे संग की औरतें। इस पाठ की लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग ने अपने आसपास की या घर की औरतों के बारे में इस पाठ में बताया है। वो घर की औरतें थी उनकी माँ, बहन, दादी, परदादी, नानी, ये सभी। उनसे जुड़े हुए कई किस्सों का वर्णन भी लेखिका ने इस पाठ में किया है और उनकी व्यक्तित्व और विशेषताओं के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो आइए चलिए करते हैं हम पाठ 2 मेरे संग की औरतें। पाठ 2 मेरे संग की औरतें। लेखिका मृदुला गर्ग। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी सुनी जरूर। अब यहाँ लेखिका बताती है कि मैं मेरी नानी से मिली नहीं क्योंकि मेरी माँ की शादी होने से पहले ही मेरी नानी की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने नानी से कहानियाँ तो नहीं सुनी, लेकिन उन 3 बहनों ने आपस में ही कहानियाँ सुननी पड़ी और उन्होंने नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी, पर्दे को पसंद करने वाली, यानी कि पर्दा करने वाली स्त्री, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर न पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। अब यहाँ लेखिका अपनी नानी के बारे में बता रही है कि मेरी नानी एक पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दे को पसंद करने वाली स्त्री थी और लेखिका के नाना जी बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत गए हुए थे। वहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है और सबसे पुरानी भी, वहाँ से डिग्री लेकर विलायती करके वापस आए थे और विलायती रीति रिवाज के साथ ही उन्होंने अपने रहन सहन को ढाल लिया था। लेकिन उनकी नानी के ऊपर उस रीति रिवाज का, रहन सहन का कोई भी प्रभाव न पड़ा और न ही वो अपने पति के साथ कभी पसंद नापसंद के बारे में बात करती थी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। मुँहजोर होता है बहुत बोलने वाली। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी की हुजूर में पेश कर दिया। अब यहाँ लेखिका बताती है कि उनकी नानी ने जब खुद को पाया कि वह अब नहीं बचेगी या लंबा टाइम नहीं निकालेगी, तो अपनी इकलौती बेटी, जो कि लेखिका की माँ थी, उनकी शादी की फिक्र ने उन्हें डराया, जिसके कारण उन्होंने अपने पति से कहा कि वो उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी
प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। इस बात का जिक्र लेखिका ने यहाँ इसलिए किया है क्योंकि लेखिका बताना चाहती है कि उनकी नानी को भी आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने का शौक़ था, या कुछ ना कुछ उन्हें कहीं ना कहीं देश के साथ प्रेम था, जिसे उन्होंने पूरी उम्र तो कभी भी अपने पति के सामने नहीं बता सकी। लेकिन अंतिम समय में वो उस पराये व्यक्ति से मिलकर देखिए वो क्या कहना चाहती थी। आगे हम पढ़ते हैं। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो, अर्थात किसी साहब के आज्ञाकारी व्यक्ति से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढ कर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होगी। ठीक है, उन्होंने नानी की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही होगी। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। अब यहाँ लेखिका ने अपनी नानी की और व्यक्तित्व को निखारते हुए बताया है कि मेरी माँ के लिए जब उन्हें शादी की फिक्र सताने लगी तो उन्होंने अपने अंतिम समय में मेरे नाना के दोस्त को, प्यारेलाल शर्मा को बुलाया, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्हें बुलाकर उनसे कहा कि मेरी बेटी के लिए भी एक आज़ादी का सिपाही ही ढूंढिए और उसी से ही शादी करवाइएगा। अब उनकी ये बात सुनकर सभी हैरान थे, लेकिन उनकी इन बातों से यह लगता है कि वो पारंपरिक घरेलू जरूर थी, लेकिन कहीं न कहीं क्रांतिकारी विचार भी उनके मन में रहते थे। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक भी नहीं था। अब यहाँ लेखिका अपने पिता के बारे में बता रही है कि मेरी माँ की शादी आज़ादी के आंदोलन में जो एक हिस्सा लेने वाले एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिनको ICS के इम्तिहान में बैठने से भी रोक दिया गया था, और ना ही उनकी जेब में कोई पहले के अपने पुश्तों का कोई पैसा था। उनसे उनकी माँ का विवाह किया गया। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने भी कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छिंके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छिंके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। इस पैरे में लेखिका ने अपने पहले पिता के बारे में बताया है और बाद में उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया है कि मेरी माँ अपनी माँ और यानी कि लेखिका की नानी और गांधी जी के सिद्धांतों को से अत्यधिक प्रभावित थी और उन्हीं के जीवन ही सादा जीवन, उन्हीं की तरह एक सादा जीवन जीना चाहती थी। और वह खादी की साड़ी भी इसीलिए पहनती थी क्योंकि वह गांधी जी के आंदोलनों से, उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थी।
जब वह खादी की साड़ी पहनती तो उन्हें भारी भी लगती थी, क्योंकि लेखिका बताती है कि मेरी माँ काफ़ी नाजुक थी और इसीलिए मेरी दादी ने भी एक बार कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छिंके पर टांग दी, यानी कि हमारी बहू नाजुक है। और ऐसा बताकर वह अपनी माता के और अपनी दादी के व्यक्तित्व को निखार रही है। क्यों नहीं की? उसकी दो वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। अर्थात यहाँ लेखिका अपनी माँ की उन दो वजह के बारे में बता रही है कि पहली तो हिंदुस्तान में जो पहले उनके मायके में साहब थे, उनके पिताजी विलायती कर चुके थे, वैसे ही दबदबा उनके ससुराल वालों का भी था। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। अब यहाँ देखिए लेखिका ने व्यंग्य किया इस पंक्ति के द्वारा कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले, आज़ादी की जंग में सबसे पहले गांधी और नेहरू का नाम था, वही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। आगे लेखिका बताती है कि गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, क्योंकि गांधी जी, नेहरू जी और मेरे पिताजी के जो घर वाले थे सभी के सभी अंग्रेज़ों के प्रशंसक थे। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। अब वो यहाँ अपने नाना के बारे में बता रही है। आन बान शान वाले साहब लेखिका के नाना, और सिरफिरा लड़का उनके पिताजी, और नाजुक सी लड़की यानी उनकी माँ। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। अब यहाँ लेखिका ने अपनी माँ की उन विशेषताओं के बारे में बताया है जिसके कारण सभी उनकी बात मानते थे। हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जुबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी कि मेरी माँ से बेशक ही घर का काम ना होता हो, लेकिन वह खूबसूरत, नाजुक, ईमानदार और निष्पक्ष थी। वो किसी का पक्षपात नहीं करती थी, इसीलिए सभी उनकी राय मांगते थे और मानते भी थे। आगे है, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। बैल है मतलब बैन है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। सभी प्राणी मुस्तैद अर्थात तैयार रहते थे। घर की लेडीज के साथ साथ घर के जेंट्स भी उनके परवरिश में हाथ बटाते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, यानी कि हमारी परवरिश में सभी लगे रहते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून नहीं था। वह भरपूर था, अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती भी रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर अपने तरीके से नहीं, खुद अपने ही, दूसरों के तरीकों से नहीं, खुद अपने ही तरीके से। अब यहाँ लेखिका बताती है
कि वह मेरी माँ जो थी वो आज़ादी का जुनून रखती थी और आज़ादी की उसमें आंदोलन के अंदर कुछ ना कुछ करना भी चाहती थी। वह खुद भी अगर वह जुनून अगर आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। वह दूसरों से तरीके जरूर पूछती थी, लेकिन वह अपने खुद के तरीके से ही आज़ादी की बातें को निभाती थी। आगे, हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड़ प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। अरुचि की उनको रुचि नहीं थी ये सब काम करने में, तो वो ऐसे काम घर के काम नहीं कर पाती थी, न खाना पका पाती थी और न ही उन्होंने हमें कभी ज़्यादा लाड़ प्यार किया। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में ही बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे ही किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? अब लेखिका पूछती है कि जब मेरी माँ इतना काम ही नहीं करती थी, एक औरत के सभी फर्ज को नहीं अदा करती थी, फिर भी सभी उनकी बातें क्यों मानते थे, क्यों इतनी श्रद्धा रखते थे? तो इसका जवाब भी आगे लेखिका स्वयं ही दे रही है। देखिए, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोग, अब सबसे पहली विशेषता तो लेखिका ने बता दी कि साहबी खानदान, उनका जो अंग्रेजों की तरह खानदान था, उनके पिताजी का रहन सहन था, उसका एक रोब था लेखिका की दाद की फैमिली पर। और इसके अलावा दो कारण मेरे समझ में आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा है वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती। अर्थात किसी की अगर गोपनीय बात है तो वो उसको अपने तक ही सीमित रखती थी, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताती थी, और न ही कभी झूठ बोलती थी, जिसके कारण घर वालों से उन्हें हमेशा ही सम्मान मिला और एक उनको रोब मिलता रहा। आगे है, पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, और जो दूसरा कारण है उसके कारण बाहर वालों से उनकी दोस्ती अच्छी हुई, क्योंकि जब हम किसी की गोपनीय बात को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं तो फिर हमारी बाहर वालों से दोस्ती अच्छी बन जाती है। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे, यानी कि हमारे पिताजी माँ के सभी फर्ज अदा करते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम ही क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल होती कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ, 6 बच्चे यानी कि लेखिका जो थी वो 6 भाई बहन थे, सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व होता है प्राइवेसी, बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व को बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और एक छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। आगे लेखिका बताती है, लीक से खिसके, अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, यानी कि अब लेखिका की माँ और नानी के अलावा भी कोई ऐसी थी जो लीक से हटकर बात करती थी, जो सिर्फ अपने रीति रिवाजों तक ही कायम नहीं रहती थी बल्कि कुछ नया कर दिखाने का शौक रखती थी। वो थी लेखिका की परदादी, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, फजल दया, खुदा भगवान की दया से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वे तीसरी को दान कर देगी।
यानी कि 1 से 2 से अधिक अगर साड़ियाँ हो गई तो वो तीसरी को दान दे देगी। जैन समाज में अपरिग्रह यानी कि संग्रह न करना की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। अगर हम किसी धर्म से जुड़े हैं तो उस धर्म से संबंधित हम कोई भी कार्य करते हैं, जो जैन समाज था उससे अगर हटकर वो कुछ करती तो वो कुछ बात बनती उनकी, लेकिन जैन समाज में तो संग्रह न करने का, कुछ भी ज़्यादा ग्रहण न करने की बात होती है, तो इसलिए बिरादरी ने बाहर की हरकत नहीं मानी गई। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जा जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, यानी कि उनके पोते का पहला बच्चा अगर लड़की हो तो यह गैर रिवायती मन्नत मांगकर भी उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा होता है गुप्त, पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव का पूरा करने में के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। अब देखिए उनके घर में ये तो था नहीं कि उनके घर में लड़की नहीं थी या उनका कन्यादान करने की इच्छा रहती थी। अब उनके घर में थी लड़कियां, फिर भी उनको ये इच्छा थी कि मेरी पतोहू को पहला बच्चा लड़की ही हो, और वो ये बात कि मन्नत मांगने के लिए मंदिर भी जाती थी, लेकिन भगवान और अपने बीच नहीं रखती, सबको बोल भी देती थी कि मैंने आज भगवान से यही मांगा है कि हमारे पहली लड़की हो, पहला बच्चा लड़की हो। आगे है क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें पहले से मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा ही होता रहा था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर यानी कि दस्तूर से, नियम से मंदिर जाकर मन्नत को दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। अब यहाँ लेखिका कह रही है कि वो उसके भगवान और परदादी के बीच में लोगों का मानना था कि सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। ठीक है, इधर से वो कोई भी मन्नत मांगती तो उधर से वो मन्नत उनकी पूरी हो जाती। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू यानी कि बात, भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि 1 न 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अब लेखिका बताती है कि वो 5 बहनें हो गई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी, यानी कि चोर का दीदार हुआ, यानी कि चोर को वो लोग देखते थे। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव को गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी, यानी कि शादी से पहले की रात। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने के लिए वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। जुग्राफिया यानी कि कई तरह के चित्र। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखीन
जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पांव की आहट से भी नींद खुल गई। माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, कौन? चोर ने जवाब दिया, जी मैं, जो कि हमारा पारंपरिक और असंगत जवाब रहा है। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं? चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका सीधा तार जुड़े होने की खबर तो पहले से थी उस चोर को, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से ही कुछ हैरान परेशान हो उठा बेचारा। अब ये तो तीर में तुक्का लग गया था, क्योंकि उसकी दादी तो बात करी थी लोटे के ऊपर कपड़े बंधे होने की, ठीक है, और उसे लगा जो उसकी कमर में भांग बंधी है वो और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है उसकी बात कर रही है। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। अब चोर कहता है कि मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लेगी? यह चोर पूछता है। कहाँ ने, रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। यह चोर सुनकर बेचारा घबरा गया और लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हुए। अब बेटा चाहे तो चोरी कर और चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो भला मानुष बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा कुछ हैरान सा। ये था लेखिका की परदादी और चोर का एक किस्सा, जिससे कि उन्होंने बताया कि मेरी दादी का व्यक्तित्व कितना ही अच्छा रहा था। उन्होंने एक चोर को भी चोरी के धंधे से हटाकर कितना ही अच्छा और बढ़िया काम किया। अब आगे वो बताती है, अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच। दो सनकी बुढ़ियां लेखिका उनको कह रही है, एक तो उनकी परदादी, दूसरा उनकी नानी। मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही, यानी कि मेरे मन में भी देश की आज़ादी के ही ख्याल पनपते रहे।